स्वागत है आपका देश की बात में। मैं अनीशा गांगुली और आज देश की बात करेंगे हम तेलंगाना के सीएलपी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सब्बीर अली साहब से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर 5 बार आप विधायक रह चुके हैं, कई बार आप मंत्री रह चुके हैं और 25 साल का तजुर्बा है सर आपकी राजनीति में। क्या कुछ एक्सपीरियंस है, क्या कुछ तजुर्बा है इन 25 सालों में आपका? मैंने 89 में पहली दफ़ा मिनिस्टर बना था जब मेरी उम्र थी 31 साल। डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। जब मुझे ये ध्यान आया कि ख़ास तौर पर मैं एक अल्पसंख्यक होने से, अक़लियत होने के नाते कि मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी क्यों है, एजुकेशनली, इकनॉमिकली, सोशली एंड फाइनेंशियली डे बाय डे ये क्यों बैकवर्ड होते जा रहे हैं, इनको आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए। खाली इल्ज़ाम देने से नहीं होगा कि मुसलमानों में गुर्बत है, जहालत है, इस तरीके से इल्ज़ाम से नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिकल हम क्या करना चाहिए। तो हमने 89 में ये मुहिम शुरू की कि मुसलमानों को भी आरक्षण दें, रिजर्वेशन दें। शुरुआत हुई लेकिन कामयाब पूरे नहीं हो सके कि जब 94 में विजय भास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे तो हमने आंध्रा की सरकार में मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हुए एक बीसी कमीशन बनाए कि इन्हें कहा कि मुसलमानों को हम कहाँ तक रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसी साल कांग्रेस ने सरकार में हार गई। एन.टी. रामाराव ने सरकार बनाए, उन्होंने हमारा जियो को कैंसिल किया। फिर उसके बाद रिजर्वेशन की कोई बात नहीं उठाए। 2004 में हमारी सरकार बनी और हमने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया। और जब ही इंडिया में सच्चर कमेटी बनी, जस्टिस सच्चर कमेटी, उन्होंने भी जो हमने आंध्र प्रदेश में काम शुरू किया उसको सराहना करते हुए कहा कि एक ही स्टेट है जहां हायर एजुकेशन में मुसलमानों का परसेंटेज काफ़ी है। बाकी के बंगाल और यूपी, नॉर्थ स्टेट में जितना भी है मुसलमान काफ़ी पसमानदा है। इनको उठाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना है। उसी को हम साथ में लेकर जो रिजर्वेशन दिए, उसके वजह से आज तेलंगाना के अंदर 5 मुस्लिम मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक लड़कियों के लिए मुस्लिम वुमेन मेडिकल कॉलेज है, लड़कियों के लिए भी अलहदा मेडिकल कॉलेज है। और 79 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के। बीएड है, लॉ कॉलेजेस हैं। इस तरीके से 1,33,000 स्टूडेंट को एवरी ईयर गवर्नमेंट खुद से फीस देती है, स्कॉलरशिप देती है। यानी एक डॉक्टर 500-700 रुपये में डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि डॉक्टर की फ़ीस भी गवर्नमेंट दे रही, स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट दे रही। जो दलित के लड़कों को जो रिजर्वेशन था, जो ट्राइबल को, आदिवासियों के लिए जो था, वो आंध्रा की सरकार ने जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में दिए, उसको तेलंगाना सरकार ने भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और लोकल बॉडी इलेक्शंस में सरपंचस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, मेयर, और साथ ही साथ एजुकेशन में तो एक इनकलाब आ गया है। सर 4% आपने आरक्षण की बात की, आपका बहुत अहम रोल रहा है इसमें। क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या कुछ तेलंगाना सरकार में आपने आवाज़ उठाई, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तेलंगाना सरकार आने से पहले चंद्रशेखर राव जी की टीआरएस पार्टी ने कहा कि हम 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद मुसलमानों का पॉपुलेशन जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 9.2 था, अभी वो 14.4 हो गया है। तो तेलंगाना होने से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गया है। आंध्रा में जो 9.2 जाकर 6.5 हो गया, उनका कम हो गया, इनका ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने 12% आरक्षण की बात करी, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं किया। उनसे अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसके अंदर। क्योंकि ये 5% हमने कहा, लेकिन हाईकोर्ट के बोलने पर हमने 4 किया। 4 से हमने 3 दफ़ा हाईकोर्ट में हारा, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे पे ये भी चल रहा है। रिजर्वेशन हमारा ऑक्सीजन पे है, लेकिन ये सरकार 5-12 देती है, हाईली इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई करना चाह रहा तो उनको हम कहा कि भाई हमारी पूरी मदद रहेंगी, करिए। लेकिन ये सरकार खाली वादे की, इसलिए वादे की कि उसको भरोसा नहीं था कि सत्ता में आएगा। ये आ गए किस्मत से, लेकिन
जो वादे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि जो वादे किए थे टीआरएस सरकार ने, के चंद्रशेखर राव की सरकार ने, वो पूरे नहीं हुए। चुनाव के पहले कई सारे वादे थे। आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी हमें दिखाया, उसके बारे में हमें दिखाइए कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे थे, कौन कौन से वो मुद्दे वैसे थे जिन पे उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। वादे तो किए लेकिन उन्होंने पूरा करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। चंद्रशेखर जी का एक आदत है कि वो बड़े बड़े महलों को, खेलों के बारे में सोचते हैं। जब वो सीएम बनते ही 2 महीने में उन्होंने कहा कि भाई गोलकुंडा किले के ऊपर मैंने 15 अगस्त का झंडा चढ़ाऊँगा। पुलिस ने कहा कि भाई जगह कंजेस्टेड है, ने कहे कि नहीं। तो हमने कहा कि एक राजा को फरमान भेजते हैं। इसी तरीके से हमने आवाम के तरफ से केसीआर जी को फरमान भेजा कि आपके एक 200 प्रॉमिसेस किया आपने, उसमें 101 मेजर प्रॉमिसेस है। तो अभी आपकी सरकार 9 महीने हो गई, 9 महीने में सिर्फ 3 प्रॉमिसेस आपने पूरा किया, 18 प्रॉमिसेस पार्शल करे और 80 प्रॉमिसेस को अभी तक आप छिया ही नहीं। मिसाल के तौर पर किसानों को 1 लाख रुपए का कर्जा माफ़ पार्शल करे, आदिवासियों को 12% रिजर्वेशन नहीं, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन नहीं, हर दलित भाई को 3 एकड़ नहीं, हर आदिवासी को 3 एकड़ ज़मीन नहीं, हर एक को 2 बेडरूम का फ्लैट किसी को नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से इनके KG to PG पूरों को फ्री एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से उनके मेजर प्रॉमिसेस को मैंने एक फरमान की शक्ल में 101 मेजर प्रॉमिसेस की एक लिस्ट देकर मैंने कहा कि भाई तुम्हें ब्लैंक भेजाता हूँ, मैंने टिक मारा है जो तुमने किया है, ये टिक का जवाब ये सही है तो सही बोलो, नहीं है तो आप हमें अपना पर्चा बना के भिजाइए फरमान। लेकिन उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया और पोस्ट से वापस भी भेज दिया नहीं। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक पब्लिक मीटिंग में हमें डांट लगाई कि बोले कि अपोजिशन क्या चाह रहा है हमसे, मैं इतना काम करूं दिख रहा नहीं है। तो हम बोले हमको नहीं दिख रहा था, हमने आपको भेजा है, आपको दिख रहा है तो उसमें टिक करके भेजाओ, लेकिन वो अभी तक नहीं भेजा है। सर, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने जो लिस्ट दिखाई उसमें 101 ऐसे मुद्दे सिर्फ 3 में टिक लगाया हुआ है। तो इस बारे में सरकार भी बचती हुई आ रही है। अब अगला कदम क्या होगा कि जो झूठे वादे थे जिनको पूरे नहीं किया जा रहा है, तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इनको कैसे उठाएंगे इन मुद्दों को? नहीं, अभी तक हम लोग ये समझे थे कि क्योंकि हम एक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कई सालों ने हमने 35 साल तेलंगाना पे आंध्र प्रदेश पे हुकूमत करे थे, हम इतना जल्दबाजी करके उनके ऊपर आवाम के मुहिम नहीं चलाए। लेकिन अभी 10 महीने, अभी 11 महीने मुकम्मल होने आ गए हैं और 1 महीना होते 1 साल के बाद हम ये चाह रहे हैं 2 जून के बाद अवामी मुहिम शुरू करेंगे। उनके जो ऐलानात थे वो ऐलानात में जैसे कि माटीएस है, शहीद हैं, ये इस तेलंगाना के लिए 2000 लड़कों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने बता रहा है कि 459 उन्हें सिर्फ 10 लाख एक्सग्रेशा दिया गया, जबकि उन्हें कहा गया था कि उन्हें घर देंगे, उन्हें खेती के लिए ज़मीन देंगे, से हर घर में नौकरी देंगे। इसी तरह नौजवानों को कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अभी तक हर घर में नहीं, पूरे एक गांव को भी एक नौकरी नहीं मिली। तो एक बड़े पैमाने पे मुहिम चलाने वाले हैं जब 1 साल होगा। साथ ही में बात करें सर, तो KT राव के खिलाफ भी आपने एक आवाज़ बुलंद की है, जो ड्रिंकिंग वाटर का 25,000 से 40 करोड़ कर दिया गया है, उसके बारे में हमें बताइए सर। ये सरकार ने इस तरीके से कह रहे हैं कि वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हैदराबाद में बनाएंगे, हुसैन सागर का पानी खाली कर दे के फिर पानी भरेंगे और 40 ऐसे वर्ल्ड हाई रेट्स बिल्डिंग बनाएंगे और सेक्रेटरीट को वास्तु ख़राब है इसका शिफ्ट कर देंगे। यानी तमाम यानी हुकूमत को गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालने वाले एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट किया। तो हमने उसके ख़िलाफ़ मुहिम उठा के कहा कि ऐसे नहीं होगा, सेक्रेटरीट अच्छी जगह है, वहाँ पे 16 चीफ मिनिस्टर अभी तक हुकूमत करें, किसी को प्रॉब्लम नहीं आया तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? और दुनिया की ऊंची बिल्डिंग बनाकर क्या करोगे आप, जबकि आपके पास 11 यूनिवर्सिटीज़ है, 11 यूनिवर्सिटीज़ में 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स नहीं है, लड़कों के लिए वहाँ पढ़ाई के लिए प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुए, खाली हैं। हम चाह रहे कि वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, वो लेवल में आप यूनिवर्सिटी बनाइए,
जो निज़ाम सरकार के दौर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी इक्वल टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप था उसका। तो आप जब कहते हैं कि मैं निज़ाम सरकार के बराबर करूँगा, तो आपको चाहिए कि एजुकेशन में क्वालिटी लाएं, एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन करें, इकोनॉमिकल आईटी के अंदर करें। उसके बजाय आप टालेस बिल्डिंग बनाऊंगा, सेक्रेटरीट बिल्डिंगें बनाऊंगा, 5 स्टार बनाऊंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हमारा जो उन्होंने पानी के लिए कहा कि हम 40,000 करोड़ से पीने का पानी देंगे। अब 40,000 करोड़ का पानी का कह रहे हैं, जबकि 88% लोगों के लिए पीने का पानी है। हर गांव-गांव में 2-3 टैंक्स है। तो हमने उनको कहा कि ये हवा में है, पानी कहाँ से ला रहे हो? कृष्णा से लाएंगे या गोदावरी से लाएंगे? और लाएंगे तो कितने टीएमसी वाटर लाएंगे? पानी कैसे लिफ्ट करेंगे? उसके लिए कितना करंट आप कने हैं? बोले कि पानी आने से पहले पाइपलाइन डाल दे रहे। पाइपलाइन डाल देंगे तो पाइप का काम तो हो जाएगा, कमीशन मिल जाएगा सरकार को और कंट्रैक्टर दोनों फायदे में होंगे, लेकिन पानी। तो वक्त हो गया एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम सरदार वली साहब से और भी कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे।